दोस्तों, सवाल अब ये नहीं कि पश्चिम बंगाल में समस्या है या नहीं है। सवाल ये है कि जब समस्या सबको दिख रही है तब उसे रोकने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। पश्चिम बंगाल एक समय वो राज्य जो भारत की आर्थिक, बौद्धिक और राजनीतिक दिशा तय करता था, लेकिन आज वही बंगाल कानून व्यवस्था की विफलता, राजनीतिक हिंसा, प्रशासनिक कमजोरी और संस्थागत असहायता का प्रतीक बनता जा रहा है। ये केवल किसी एक घटना की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो वर्षों से टूटता रहा और सत्ता में बैठे लोग इसे देखते रहे। राज्य सरकार पर सवाल है क्योंकि जमीन पर कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर है क्योंकि जब बार बार घटनाएं हों और लोग डर में जिएं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला हो और फिर भी निर्णायक हस्तक्षेप ना दिखे तो चुप्पी भी जिम्मेदारी बन जाती है। मालदा की घटना इसी बड़ी तस्वीर का एक खतरनाक फ्रेम है। 1 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 7 अधिकारियों को कई घंटों तक घेर कर रोके जाने की घटना सामने आई। रिपोर्टों में के मुताबिक इन अधिकारियों में 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी। बताया गया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे वो बड़ी संख्या में विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे। कालियाचक 2 ब्लॉक कार्यालय के बाहर तनाव बढ़ा, घिराव हुआ, रास्ते रोके गए और हालात इतने बिगड़े कि अधिकारियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये गतिरोध कई घंटों तक चला और देर रात पुलिस तथा केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों को सुरक्षित निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी घटना पर कड़ी चिंता जताई और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्र बलों की तैनाती का निर्देश दिया। अब सोचिए, लोकतंत्र की सबसे संवेदनशील प्रक्रिया क्या है? चुनाव। और चुनाव की सबसे बुनियादी शर्त क्या है? निष्पक्ष, सुरक्षित और निर्भीक प्रशासन। अगर मतदाता सूची की सुनवाई करने पहुंचे अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, अगर उन्हें घेर कर घंटों रोका जा सकता है, अगर व्यवस्था केवल तब जागती है जब मामला शीर्ष संस्थानों तक पहुंच जाता है, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक तो नहीं है, बल्कि सिस्टम की गहरी कमजोरी है। मालदा की घटना कोई अपवाद नहीं लगती, ये उस वातावरण की पुष्टि करती है जिसमें राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना गहरा हो चुका है कि प्रशासनिक प्रक्रिया भी टकराव का मैदान बन जाती है। चुनावी मौसम आते ही बंगाल में तनाव, आरोप, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन और संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ने की बात कई विश्लेषणों में उठाई गई है। इस घटना की पृष्ठभूमि भी समझनी होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना होता है। इसमें घर घर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच, डुप्लीकेट या अयोग्य नामों की पहचान और नियमानुसार नाम हटाने जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया राजनीतिक रूप से संवेदनशील माहौल में चलती है, तब पारदर्शिता पर संदेह और अविश्वास बहुत तेजी से उग्र विरोध में बदल सकता है। यही मालदा में हुआ बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप था कि वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि लोग तत्काल बहाली की मांग कर रहे थे, जबकि प्रक्रिया नियमानुसार अपील और सुनवाई की दिशा में चल रही थी। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये केवल प्रशासनिक संवेदनशीलता का मामला था या फिर राजनीतिक अविश्वास इतना गहरा हो चुका है कि जनता को अब प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं रहा है? पश्चिम बंगाल का राजनीतिक संदर्भ इस सवाल को और गंभीर बना देता है। वर्षों से यहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच तीखा टकराव बना हुआ है। चुनाव, मतदाता सूची, स्थानीय प्रभुत्व, समुदाय आधारित ध्रुवीकरण और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, ये सब मिलकर राज्य को लगातार तनावपूर्ण बनाते रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जैसे जिले इसलिए भी संवेदनशील माने जाते हैं क्योंकि वहां जनसंख्यिकी, राजनीतिक और चुनावी समीकरण बेहद जटिल हैं। ऐसे इलाकों में मतदाता सूची से जुड़े फैसले केवल प्रशासनिक नहीं, सीधे राजनीतिक संदेश की तरह देखे जाते हैं। लेकिन सबसे असहज सवाल अभी भी वही है। जब राज्य बार बार ऐसी घटनाओं से घिरता है, तब केंद्र कहां है? विपक्ष में रहते हुए कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और राजनीतिक हिंसा के मुद्दे राष्ट्रीय बहस बन जाते हैं।
लेकिन सत्ता में आने के बाद वही मुद्दे अगर केवल बयानबाजी तक सिमट जाएं तो जनता पूछेगी ही, क्या सचमुच निर्णायक कार्रवाई की इच्छा है या केवल राजनीतिक लाभ का हिसाब। केंद्र कहता है राज्य सहयोग नहीं करता, राज्य कहता है केंद्र राजनीतिक कर रहा है, लेकिन जब जमीन पर हालात नहीं बदलते तो ये टकराव कितना वास्तविक है और कितना सुविधाजनक, ये सवाल उठाना स्वाभाविक है। ये वही स्थिति है जो सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भी दिखाई देती है। भारत बांग्लादेश सीमा पर अधूरी बाड़ों और वर्षों से विवाद का विषय बनी हुई है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से ये आरोप लगा चुके हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, जबकि राज्य सरकार ने कई बार इन आरोपों को राजनीतिक बताया है। लेकिन जनता के लिए असली सवाल बयान नहीं है, नतीजा है। अगर बाढ़ अधूरी है तो समाधान क्यों नहीं निकाला? अगर केंद्र गंभीर है तो प्रगति क्यों नहीं दिखती? अगर राज्य ईमानदार है तो देरी खत्म क्यों नहीं होती? जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी जिम्मेदारी इधर उधर ढकेली जाए तो जनता ये मानने लगती है कि समस्या जमीन की नहीं, इच्छा शक्ति की है। और यही बात बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी लागू होती है। राजनीतिक हिंसा की जड़ें बंगाल की राजनीति में गहरी रही हैं। ऐसा कई विश्लेषणों में कहा गया है कि लंबे समय तक एक दल का वर्चस्व, सत्ता की स्थानीय पकड़, कमजोर प्रशासनिक निष्पक्षता, बेरोजगारी, गरीबी और राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति, इन सब ने हिंसा को सामान्य बना दिया। जब हिंसा सामान्य हो जाती है तो लोकतंत्र केवल प्रक्रिया रह जाता है, भावना नहीं। जब जनता सुरक्षा की जगह सत्ता समीकरण महसूस करने लगे तो शासन अपनी नैतिक वैधता खोने लगता है। और जब न्यायपालिका को बार बार हस्तक्षेप करना पड़े तो इसका मतलब है कि जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थान खुद पीछे हट चुके हैं। अब बंगाल केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं रह गया, ये उस बड़े प्रश्न का केंद्र बन चुका है। क्या भारत का लोकतंत्र उन राज्यों में भी समान रूप से मजबूत है जहां चुनावी हिंसा, प्रशासनिक दबाव और संस्थागत अविश्वास साथ साथ चलते हैं? मालदा की घटना हमें यही चेतावनी देती है कि चुनाव केवल मतदान नहीं होता, चुनाव उस पूरे ढांचे का जो है परीक्षण होता है जो मतदाता, अधिकारी, प्रशासन, अदालत और सुरक्षा तंत्र सबको साथ लेकर चलता है। यदि उस ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी जनता का भरोसा बन जाए तो फिर संकट केवल एक जिले का नहीं रहता, ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता का संकट बन जाता है। सबसे ज्यादा कीमत कौन चुका रहा है? न कोई नेता, न कोई दल, न कोई टीवी बहस, सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहा है। डर में जीकर, असुरक्षा में रहकर और ये महसूस करके कि सिस्टम उसके लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए काम कर रहा है। आज बंगाल के सामने असली सवाल विकास बनाम पिछड़ापन भारी नहीं है। असली सवाल है, क्या वहां शासन अब भी शासन की तरह काम कर रहा है या सिर्फ सत्ता प्रबंधन में बदल चुका है? एक समय का बौद्धिक बंगाल आज अगर अराजकता, ध्रुवीकरण और प्रशासनिक विफलता की खबरों में पहचाना जाने लगे तो ये केवल क्षेत्रीय संकट नहीं, राष्ट्रीय चेतावनी भी है। क्योंकि जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था बार बार टूटे, जब चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा डगमगाए, जब न्यायपालिका को सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़े और जब केंद्र तथा राज्य दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें तो अंत में हार केवल सरकार की नहीं होती, हार लोकतंत्र की भी होती है। और इसीलिए आज सबसे जरूरी सवाल यही है, जब सत्ता में बैठे लोग निर्णय लेने से बचते हैं, जब कार्रवाई केवल दबाव में होती है, जब टकराव दिखाई देता है लेकिन बदलाव नहीं, तो इस अराजकता की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?